ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। देखिए, अब से ठीक 2 घंटे बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार होगा देश के नाम संबोधन। आतंकवाद के खिलाफ दे सकते हैं कड़ा संदेश। दूसरी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी। उन्होंने कहा कि आतंकियों के मददगार पाकिस्तान सेना को पहुंचाई गहरी चोट, दुश्मन को दिया संदेश, भय बिनु होए न प्रीति। युद्ध विराम के ऐलान के बाद भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच कई मुद्दों पर हुई है अहम बातचीत। तीसरी खबर इससे जुड़ी होगी। बातचीत के ब्यौरे का हालांकि इंतजार है। और इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने विराट को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी अब से 2 घंटे के बाद यानी कि रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। माना यह जा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां दे सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकियों और आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए तीनों सेनाओं के शौर्य को सलाम कर सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। इससे पहले आज तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल स्तर के अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हवाई हमलों में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी अड्डों और सैन्य अड्डों को पहुंचाए गए भारी नुकसान की जानकारी दी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को संबोधित करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई अहम मुद्दों पर देश को संबोधित करते रहे हैं। 8 नवंबर 2021 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग के लिए नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 2017 जब गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने साफ सफाई का संदेश देते हुए देश को संबोधित किया था। फिर 8 अगस्त 2019 की वो तारीख जब देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया था। 9 नवंबर 2019 जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था। 24 मार्च 2020 को कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। कोविड काल में मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 10 बार देश को संबोधित किया था। 19 नवंबर 2021 को उन्होंने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं रात 8 बजे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर आज भारतीय सेना ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को पस्त करने के सबूत दिए हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मिसाइलों की तस्वीर, उसकी आर्मी की नीयत और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का परिचय दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के साथ हुई। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर कहा गया, ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ था। पाकिस्तानी आर्मी बेवजह बीच में घुसी। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इसके बाद सेना ने एक-एक कर पाकिस्तानी मिसाइलों को गिराने के लिए सबूत पेश किए। सेना को संभवतः पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल का मलबा मिला। ये भारतीय शहरों पर हमले के लिए आया था। इसके साथ ही चीन और तुर्की के बने हुए सैन्य हथियारों का मलबा दिखाकर भी सेना ने उन्हें नष्ट करने के सबूत दिए। सबूतों की फहरिस्त लगाकर भारतीय सेना ने दुश्मन को भगवान राम के देश पर हमला करने का अंजाम बताया। इसके लिए एयर मार्शल A.K. भारती ने रामचरितमानस की चौपाई का भी जिक्र किया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बस दिक्कत यही है कि हमारा दुश्मन समझदार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने बताया कि देश के लोगों को क्यों हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर आंख बंद कर भरोसा करना चाहिए।
सेना ने बताया कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम 4 लेयर्स पर काम करता है, इसीलिए दुश्मन के लिए उसे भेदना नामुमकिन है। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को समझाने के लिए डायग्राम बनवाया। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को नष्ट करने की क्षमता को दिखाया। भारत को आसमान में सुरक्षित रखने के लिए सर्विलांस रडार, लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडिया रेंज की मिसाइल, शॉर्ट रेंज की मिसाइल और काउंटर ड्रोन एक्टिव रहते हैं। जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। सेना ने आज अपने बुलंद हौसलों के सबूत देते हुए 140 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद दिया। आज सेना ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के हमले में हमारे एक भी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जिसके जवाब में हमारी सेना ने आज बाकायदा हमारे ऑपरेशनल एयरबेस की तस्वीरें शेयर की और पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल दी। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। सेना की तरफ से किए गए इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की फर्जी बहादुरी का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आया। भारत ने इसके साथ पाकिस्तान में अपने उन 13 टारगेट्स को भी दुनिया को दिखा दिया, जहां पर हमारे फाइटर जेट्स ने हमले किए थे। We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground. तबाही के नाप के साथ उसके सबूत के तौर पर पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस और रहीमयार खान एयरबेस में धमाके की तस्वीरें दिखाई। एक जगह तो रनवे पर धमाके के बाद गड्ढा तक बन गया था। पाकिस्तान की बर्बादी के सबूत के साथ सेना ने दुश्मन को दोबारा आंख उठाकर ना देखने की चेतावनी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री लेवल बातचीत से पहले आज फिर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और सैन्य अफसर शामिल हुए। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख एक बार फिर कॉम्बैट ड्रेस में एक साथ दिखे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग से निकली तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां मौजूद सभी अधिकारियों से देश की सुरक्षा पर चर्चा करते नजर आए। तीनों सेनाओं के प्रमुख पीएम मोदी की तरफ से कही गई बातों के पॉइंटर्स बना रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग में देश की रक्षा सुरक्षा की समीक्षा की गई, साथ ही सबने मिलकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। देश की तीनों सेनाएं अभी भी अलर्ट मोड पर है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले हर शीर्ष अफसर, मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में है। पहलगाम हमले के बाद देश में स्पेशल 9 की टीम मिलकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इस स्पेशल 9 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। हर बड़ा सैन्य फैसला लेने से पहले स्पेशल 9 बार-बार मीटिंग कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद से अब तक 4 बार इस स्पेशल 9 की मीटिंग हो चुकी है। इनकी बैठक होने का मतलब ही है कि देश में कुछ बड़ा हुआ है या फिर होने वाला है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले इस स्पेशल 9 की मीटिंग हुई। तारीख थी 29 अप्रैल। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद 9 मई को बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान पर जवाबी हमले की रणनीति बनाई गई। फिर सीज फायर के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सभी की मीटिंग ली और अब आज देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की आगे की रणनीति बनाने के लिए भी बैठक हुई है। और देखिए, अब जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों को निष्क्रिय करने का काम चल रहा है। पाकिस्तान ने कई शहरों में गोलाबारी की थी जिसमें कई गोले फटे ही नहीं थे।
ये धमाके किसी हमले के नहीं, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की थी। कई गोले फटे नहीं थे जिनसे लोगों को खतरा हो सकता था। सेना ने बिना फटे गोलों को डिफ्यूज कर दिया है। राजौरी में सेना और पुलिस के बम निरोधी दस्ते ने गोले को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। सुनसान इलाके में इन गोलों को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। किशनगढ़ इलाके में आज एक जिंदा बम मिला। सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। बम को डिफ्यूज करते वक्त पूरे इलाके को खाली करा दिया गया था। ये बम पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। देखिए, पाकिस्तान अभी के लिए तो शांत हो गया है, लेकिन उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी औकात दोबारा याद दिलाने के लिए बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर है। तो उनका साथ देने के लिए आसमान से इसरो भी काम कर रहा है। इसरो की सैटेलाइट्स 24 घंटे भारत की सीमाओं पर निगरानी कर रही है। जैसे ही पाकिस्तान दोबारा किसी नापाक हरकत की कोशिश करेगा, इसरो सीधे सेना से संपर्क करेगी और फिर आतंकिस्तान का वही हाल होगा जो 7 से 10 मई के बीच हुआ। इस काम के लिए इसरो ने अपनी 10 सैटेलाइट्स को तैनात किया है। That is 10 satellites are continuously working 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. पाकिस्तान ने इस बार भारत से लगे हर बॉर्डर स्टेट पर हमला किया, इसलिए इसरो की निगरानी का दायरा सिर्फ एलओसी नहीं बल्कि पूरे भारत की सीमाओं तक है। We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and the entire northern part we have to monitor continuously. स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत पाकिस्तान से कोसों आगे है। दोबारा कभी जंग की स्थिति बनी तो हमारा इसरो सेना की तीसरी आंख के तौर पर काम करेगा। पाकिस्तान जिस आतंकी को साधारण मौलाना बताकर भारत के दावे को खारिज कर रहा था, उस मौलाना की सच्चाई अब दुनिया के सामने आ गई है। आतंकियों के जनाजे में शामिल रऊफ इंटरनेशनल आतंकी है और इसकी पुष्टि हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, बल्कि भारत ने पाकिस्तानी सरकार के मुंह से मुखौटा भी उतार दिया। इसी आतंकी रऊफ के बचाव में पाकिस्तानी सेना उतरी थी और उसके एक आम पाकिस्तानी होने का दावा कर रही थी। He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. भारत ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने सबूत के साथ बताया था कि हाफिज अब्दुल रऊफ इंटरनेशनल आतंकी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना मानने को तैयार नहीं थी। The misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media. पाकिस्तानी सेना ने अपने आप को सही साबित करने के लिए रऊफ का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें आतंकी रऊफ सारे आरोपों को खारिज करते हुए दिखाई दिया। बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज है और जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। पाकिस्तान को लगा कि वो दुनिया की आंखों में धूल झोंककर सच पर पर्दा डाल देगा, लेकिन भारतीय एजेंसीज ने वो लिस्ट सार्वजनिक कर दी है जिसमें अमेरिका ने रऊफ को आतंकी घोषित कर रखा है। 6 और 7 मई की रात में सेना ने आतंकियों के बहावलपुर कैंप पर टारगेट कर हमला किया था। सेना की इसी कैंप में आतंकी रऊफ के होने की जानकारी मिली थी। सेना ने निशाना साधकर इस कैंप को उड़ा दिया, लेकिन 7 मई को सबसे चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जब मुरीदके में मारे गए आतंकियों के नमाज जनाजा में लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ पाकिस्तानी फौजियों के साथ कलमा पढ़ता नजर आया। एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इस आतंकी के बचाव के चक्कर में पाकिस्तानी सेना ने रऊफ की तस्वीर नेशनल आईडी नंबर के साथ जारी कर दिया। इस आईडी नंबर, जन्म तिथि और एड्रेस और अमेरिका के आतंकियों की लिस्ट देखिए। इसमें अमेरिका ने रऊफ को लश्कर का आतंकी और मोस्ट वांटेड बताया है। अब दोनों आईडी को एक साथ देखिए। पाकिस्तान ने जो सबूत पेश किए उसमें रऊफ के नाम, पता और नेशनल आईडी नंबर
35202540044139 है, जो हूबहू 100% उन कागजातों से मैच करता है जो यूएस सैंक्शन लिस्ट में है। इस खुलासे के बाद साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की फौज खुद आतंकियों की ढाल बनी हुई है। जिस तस्वीर और आईडी के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है, उसी तस्वीर में आतंकी रऊफ के अलावा कई ऐसे चेहरे भी हैं जो पाकिस्तानी सरकार और सेना में बड़े पदों पर रहे हैं। के में मारे गए आतंकियों के लिए रखे गए नमाजे जनाजा में कलमा पढ़ता ये लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ है और आसपास सेना की वर्दी में खड़े पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी हैं। ये बड़े बड़े लोग तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। आतंकियों के साथ पाकिस्तान आर्मी के गठजोड़ का ये सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि इस तस्वीर में पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, बीच में घोषित आतंकी अब्दुल रऊफ, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, पंजाब के प्रोविंशियल असेंबली सदस्य मलिक शोएब अहमद बर्थ और आईजीपी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हैं। उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही, तो आप लोग सब समझदार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी हर दिन दुनिया के साथ साझा करने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। इसके बाद विपक्ष के नेताओं से लेकर देश के अफसरों तक सबने उनका सपोर्ट किया। जंग की चाहत रखने वाले लोगों ने सीजफायर के ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. खबरें हैं कि ट्रोलिंग शुरू होने के बाद विदेश सचिव ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर लिया। उनकी ट्रोलिंग से विपक्षी पार्टियां नाराज दिखी। ओवैसी ने कहा, विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक हैं, जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। किसी राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से लिए हुए फैसले के लिए हमें सिविल सेवक को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अखिलेश यादव विदेश सचिव के सपोर्ट में एक कदम आगे निकले। उन्होंने ट्रोलर्स और बीजेपी को एक ही मंच पर खड़ा कर दिया। कहा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर धुन भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। विदेश सचिव के परिवार पर की गई कई फूहड़ टिप्पणियों पर देश में राजनीति जारी है। और इसी राजनीतिक क्रम में आज बीजेपी से भी विक्रम मिस्री से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया गया, जिसका जवाब देते वक्त प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए सभी लोगों को सलाम किया। इसके बाद ट्रोलर्स को भी एक तरह से चेतावनी दी। बीजेपी ने उन लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की जो सोशल मीडिया के एजेंडे से ही देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तमाम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक घटक हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सभी का सलाम है। सोशल मीडिया के आधार पर यह कह देना कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, ये निर्णय नहीं हो सकता है। विक्रम मिस्री को देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ अफसरों का भी साथ मिला। चंद मिट्टी भर ट्रोलर्स को छोड़ दे तो पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर में लगे हर अफसर पर गर्व महसूस कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद बॉर्डर पर शांति है। सेना के मुताबिक बीती रात एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कहीं कोई गोलीबारी की घटना सामने नहीं आई है। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं। 22 अप्रैल के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर पहली बार शांति है। लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। कश्मीर घाटी के श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर इलाकों में अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी है। लोग भी यही चाहते हैं कि घाटी में टूरिस्ट आए, जिससे कारोबार में तेजी आए। ये जो सीज फायर हुआ है, इससे हमारी जो खस्ताहाली है वो खत्म हो जाएगी। हमारे जो टूरिस्ट हजरात है वो फिर कश्मीर का रुख करेंगे। किसी भी सूरत में हम उनको दावत देते हैं। अखनूर में पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार गोलीबारी कर रहा था। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन बीती रात के बाद माहौल बदला है। राजस्थान और पंजाब में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात से ही शांति बनी हुई है। सड़कों पर वाहन चल रहे हैं। हालांकि पठानकोट में लोग बाहर निकलने में एहतियात बरत रहे हैं।
सीजफायर के बाद उठ रहे सवालों पर बीजेपी ने सफाई दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जिस मकसद से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था उस लक्ष्य को 100% हासिल कर लिया गया है। उठते सवालों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों पर हुई कार्रवाई को बीजेपी ने ऐतिहासिक करार दिया। जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना ये लक्ष्य था। बीजेपी ने कहा कि इस ऑपरेशन का दूसरा लक्ष्य आतंकियों को मारना था। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर। बीजेपी ने दावा किया कि पीएम मोदी ने जो कहा वो किया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। उधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीज फायर कराने में ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठा दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर। ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर विपक्ष के सवाल पर बीजेपी ने कहा, इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया भारतवर्ष के डीजीएमओ को सीज फायर डिमांड करते हुए। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के सीमावर्ती इलाकों के कई एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। वहीं कुछ एयरपोर्ट 13 मई को चालू किए जाएंगे। उत्तर भारत में 7 मई से 32 हवाई अड्डे बंद थे, उनमें से एक जम्मू एयरपोर्ट भी था। 5 दिन बाद अब जम्मू एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर एयरपोर्ट 13 मई से संचालित होगा। इस खबर से श्रीनगर के लोगों में खुशी की लहर है। सर, ये बहुत रिलीफ है। हम तो परेशान हो गए कि कैसे हम बाहर जाए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एयरपोर्ट भी बंद हो गया था, जिसे अब चालू कर दिया गया है। राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे लगभग 16 से 18 मूवमेंट्स रोज के थे, तो काफ़ी बड़ा संख्या है। और यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या भी आप जानते हैं, क्योंकि धर्मशाला एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं और उन सबके लिए भी राहत की खबर है। पंजाब के मोहाली में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अब खोल दिया गया है। वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच गुजरात का भुज एयरपोर्ट भी बंद था। अब हालात सामान्य होने पर वहां भी विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर शांति है, लेकिन बॉर्डर से सटे हुए गांव के लोग अपने घरों में लौटने को राजी नहीं है, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। जम्मू के इस गांव में खामोशी पसरी है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी, उसकी वजह से लोग अपने गांव में लौटना नहीं चाहते। सीमा के इलाकों में सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घरों में नहीं आ रहे, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान ने भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस गांव में जबरदस्त गोलीबारी की थी। कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। दीवारों पर ये निशान पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबूत है। ये वो गांव है जहां लगातार शेलिंग हुई है, शेल गिरे हैं, मोर्टार शेल गिरे हैं, और ऐसे में इन मोर्टार शेलों से इन घरों की क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं। प्रशासन लोगों को वापस लाने से पहले पूरे गांव को सैनिटाइज करेगा। जिन इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, वहां पर जिंदा शेल मिलने पर उन्हें डिफ्यूज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों के भरोसे को वापस लाने की है। पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक राज्य बिहार पहुंचा तो पटना से लेकर छपरा तक लोगों की आंखें नम हो गई। पूरा देश एक सुर से कह रहा है कि इम्तियाज हमें आप पर नाज है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश के जाबाज का शव उनके गांव छपरा के नारायणपुर पहुंचा। इन तस्वीरों को देखकर जिस तरह की भीड़ उमड़ी, उससे पता चलता है कि बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज ने देश के लिए क्या किया है। लोग किसी भी तरह देश की शान की एक बार दीदार कर लेना चाहते थे। हर आंख में आंसू थे। हर किसी को यूं लग रहा था मानो कोई उनके अपने घर का गया हो। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मोहम्मद इम्तियाज को आखिरी विदाई दी गई। इसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले पटना में मोहम्मद इम्तियाज को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके बेटे भी मौजूद थे, जिनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। गर्व तो मुझे हमेशा से है, तो मैं दुख तो है उनके जाने का। ऐसा लग रहा है कोई मेरे दिल से कलेजा निकाल कर लेकर चला गया। शहीद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा।
इधर अखनूर में बॉर्डर के करीब रह रहे लोगों में अब भी दहशत है। पाकिस्तान ने जिस तरह से गोलाबारी की उसकी वजह से लोगों को बंकरों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। लोग घरों में अभी वापस नहीं लौटना चाहते। ये वही मोर्टार शेल है जो पाकिस्तान ने इस गांव पर गोलीबारी में गिराए हैं। अखनूर का NS-पुरा गांव भारतीय पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। घर के ऊपर गिरे गोलों से लोग डरे हुए हैं और बंकर में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। टैंकी टूट गई, हमारा लैंटर टूट गया, हम उसी टाइम इधर से भागे, फिर इधर चले गए बैंकर में, फिर नहीं हम बैंकर से आए, फिर उसके बाद हम रात भी उधर ही रहे। पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी जिस तरह से गोलीबारी की उसकी वजह से लोगों को उस पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग भी अंदर थे जब गोला पड़ा नहीं, हम तो मंजे पर थे, वो तुरंत कने सभी कने नीचे में गिर गए थे। क्या हो गया क्या नहीं, इधर दूर दूर हो गया। अखनूर में कई बंकर बने हुए हैं जहां पर गांव के लोग रह रहे हैं। गांव में गोलीबारी को देखते हुए लोग अभी वापस जाने को तैयार नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और युद्धविराम की घोषणा के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में जमकर तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तूफानी उछाल देखा गया। आज सुबह कारोबार शुरू होने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखी गई। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 2,975 अंक ऊपर चढ़कर 82,430 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 917 अंकों की उछाल दर्ज की गई है और वो 24,925 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के टॉप 30 स्टॉक्स में 28 में आज अच्छी बढ़त देखी गई है। ज्यादातर सेक्टर्स में तेजी रही। सबसे अधिक उछाल आईटी, हॉस्पिटैलिटी, पावर, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिकल्स सेक्टर के शेयर में अच्छी तेजी देखी गई है। आज के कारोबार में मुनाफा कमाने वाले टॉप 5 स्टॉक्स की बात कर लें तो अदानी एनर्जी, इन्फोसिस, अडानी एंटरप्राइजेज, IRFC और DLF टॉप 5 में रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में ठाणे से सटे भिवंडी में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि इसकी चपेट में 5 बड़ी कंपनी और मंडप सजावट के गोदाम भी आ गए। इस भयंकर आग से किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। ये ना कोई फिल्मी सीन है और ना ही ये धुआं किसी बारूद के फटने के बाद का है। तस्वीरें भिवंडी के बड़पे गांव की है, जहां से ऐसी तस्वीरें आई कि यूं लगा मानो यहाँ ज्वालामुखी फटा हो। आग रिचलैंड कंपाउंड एरिया में लगी। इस एरिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर और फैक्ट्री भी हैं। मंडप सजावट का एक बहुत बड़ा गोदाम भी है। इन सभी गोदामों में बड़ी मात्रा में रसायन, केमिकल, प्रिंटिंग मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक आइटम, कपड़े, जूते और सजावट के सामान रखे थे। इसलिए आग की चपेट में आए 22 गोदामों को राख में बदलने में देर नहीं लगी। कॉम्प्लेक्स में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। आग का विकराल रूप देखकर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। इस आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर बेकाबू स्कूल बस ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्कूल बस चौराहे पर खड़ी गाड़ियों को रौंदती दिखाई दी। हादसे की सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखा कि रेड लाइट होने की वजह से वहां कारें और 2 पहिया सवार खड़े थे। तभी पीछे से पीले रंग की स्कूल बस आती दिखी। रेड लाइट होने के बावजूद बस की रफ्तार कम नहीं हुई और वो वहां खड़े स्कूटर और बाइक सवारों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हादसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, इसमें एक युवती जिसका नाम आयशा खान है, इसकी मृत्यु हुई है और बाकी 4 या 5 जो अन्य व्यक्ति हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। नहीं, अभी बस छोड़कर ड्राइवर वहां से भाग गया था। बताया गया कि स्कूल बस में एक शादी समारोह भारतीयों को ले जाने के लिए लगाया गया था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में बड़नगर बदनावर हाईवे पर टोल प्लाजा कर्मियों ने एक परिवार के साथ मारपीट की है, जिसमें महिलाएं और पुरुषों की जमकर पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से हाथ चला रहा है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर तरफ से चल रहे हैं सिर्फ लात घूंसे। हंगामा ऐसा कि ना लाज रही ना शर्म। महिलाओं को भी पुरुष पैर से मार रहे हैं। जो भी सामने आ रहा है उस पर हमला हो रहा है।
गुस्सा ऐसा कि कार के शीशे भी फोड़ दिए गए। ये तस्वीर उज्जैन के बदनावर टोल प्लाजा की है, जहां एक परिवार के साथ टोल कर्मियों ने जमकर गुंडागर्दी की। हुआ यूं कि टोल की राशि को लेकर वाहन चालक और टोल कर्मियों में कहासुनी हो गई थी। ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि आक्रोशित टोल कर्मियों ने वाहन चालक और गाड़ी में बैठे लोगों को जमकर पीट डाला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। टोल पर गुंडागर्दी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाने में कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। भारत नेपाल सीमा से सटे यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। वहीं प्रशासन ने 100 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया है। श्रावस्ती में कई दिनों से अवैध मदरसों को गिराने का काम चल रहा है। सरकारी जमीन पर बने मदरसों और मजारों को खाली कराया जा रहा है। इसी कड़ी में 11 और 12 मई को प्रशासन ने 14 से अधिक अवैध मदरसों को गिरा दिया। ये सारे अवैध मदरसे अलग अलग इलाकों में बने थे। पुलिस की मौजूदगी में एक एक कर जमींदोज कर दिया गया। मदरसों के अलावा 2 मजार को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सरकार की जमीन पर एक ईदगाह का भी निर्माण किया गया था, उसे भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। श्रावस्ती में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में कई अवैध मदरसे संचालित हैं। उनमें से 103 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया। पिछले दिनों गांव में बने ऐसे मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद से सरकार ने एक्शन प्लान बनाया और ऐसे मदरसों पर कार्रवाई शुरू की। यूपी सरकार लगातार ऐसे अवैध मस्जिदों, मदरसों और मजारों की पहचान कर एक्शन ले रही है जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। अब तक हुए एक्शन के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो सिर्फ 10 और 11 मई यानी कि पिछले 2 दिनों में 350 अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार और ईदगाह की पहचान की गई, जिनमें से कुछ सील किए गए और कुछ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इसके अलावा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले में जबरदस्त बुलडोजर का एक्शन हुआ है। नेपाल से सटे हुए यूपी के इन जिलों में 2500 से ज्यादा मदरसे हैं। अवैध मदरसों की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी ने मार्च 2024 में बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा धार्मिक इमारतें अवैध हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत बंद करने का आदेश हुआ। अब तक की कार्रवाई में योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 68,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन को खाली करवा लिया है, जिन पर अवैध रूप से मदरसे, मस्जिद, मजार या फिर ईदगाह का निर्माण किया गया था और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।